सुप्रभात। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को मेरा नमस्कार है। आइए आज हम अपनी व्याकरण की किताब मणिका के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम, इसमें वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी, कुछ क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ कारक संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ लिंग और संख्या संबंधी अशुद्धियाँ। तो उन अशुद्धियों को हमें कैसे शुद्ध करना है ये हम जान पाएंगे, अर्थात हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने वाक्य लिया है जिससे आपको चैप्टर में समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी कारण से यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं। पहला वाक्य है बालकः विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर गच्छन्ति क्रिया है तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है। बालक एक वचन है और गच्छन्ति जो क्रिया है वह बहुवचन में है, तो उसको हमें सुधारना होगा। अश्ववारः अश्वेन पतति, यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है जो हम आगे चैप्टर में समझेंगे, परंतु यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि पतति, अश्ववारः अश्वेन पतति, जैसा कि हमने कारक और विभक्ति चैप्टर में पढ़ लिया है कि पंचमी विभक्ति में किसी चीज़ का किसी चीज़ से गिरने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अश्वेन की जगह यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति अश्वात का प्रयोग करेंगे, अश्वेन क्योंकि तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार अगला वाक्य है ते लते तत्र न पतति, यहाँ पर भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अगला वाक्य है यूयम कुत्र गच्छतः, यहाँ पर भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यूयम मध्यम पुरुष में है, कर्ता जो है वह मध्यम पुरुष में है और क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष का है, तो उसे हमें शुद्ध करना होगा। बालाः कन्दुकेन क्रीडति, यहाँ पर भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस अशुद्धि या त्रुटि को हमें शुद्ध करना है। सा मम मित्रम सन्ति, यहाँ भी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। सा एक वचन में है और सन्ति जो क्रिया है वह बहुवचन में है। इसी प्रकार अगले वाक्य में सह मित्रम सह गच्छति, यहाँ पर उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। सह के साथ, जैसा कि हमने उपपद का चार्ट पढ़ा है कि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर मित्रम जो है वह द्वितीया विभक्ति में है, तो इस मित्रम को हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार एक और वाक्य है तीसरा गजाहा, यहाँ पर संख्या संबंधी अशुद्धि है या लिंग संबंधी अशुद्धि कह सकते हैं। गजाहा जो है वह पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन में है, परंतु तीसरा जो संख्या है वह स्त्रीलिंग की संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या लिंग के अनुसार अलग अलग होती है, तो यहाँ पर त्रयः गजाहा होना चाहिए। उसी प्रकार एक और वाक्य है भवान पठसी, भवान के साथ भी हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो पठसी यहाँ पर गलत होगा। आइए और भी कुछ नियम जानते हैं जो हम पाठ में पढ़ेंगे, उन नियमों को भी जानें। तो अशुद्धि संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है क्रिया संबंधी दोष होने पर लकार का परिवर्तन न करके जिस लकार में अशुद्ध पद है उसी लकार में शुद्ध किया जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जिस लकार में अशुद्धि है, जैसे लट लकार में अशुद्धि दिया गया है, तो हम उसे लट लकार में ही परिवर्तित करेंगे, न कि लेट या लंग या लोट लकार में। एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे तौ तत्र पठति, यहाँ पर तौ जो है वह द्विवचन है, परंतु पठति जो है वह एक वचन है, और पठति जो है वह लट लकार में है, तो हम इसको द्विवचन में बदलेंगे तो लट लकार का ही द्विवचन लेंगे, न कि लृट लकार का या लंग लकार का। तो इस त्रुटि को शुद्ध करने के बाद वाक्य बन जाएगा तौ तत्र पठतः, न कि पठिष्यतः। पठिष्यतः नहीं होगा,
यहाँ पर तौ तत्र पठतः होना चाहिए। इसी प्रकार कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करने के समय उपपद विभक्तियों के नियम का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सह विद्यालयस्य प्रति गच्छति, यह वाक्य है परंतु यह अशुद्ध है, इस वाक्य में त्रुटि है। इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विद्यालयस्य की जगह में विद्यालयम हो जाएगा। तो वाक्य बनेगा सह विद्यालयम प्रति गच्छति, क्योंकि प्रति के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। अब विशेष्य तथा विशेषण, गुण और गुणी में समान विभक्ति, वचन तथा लिंग का प्रयोग होता है। इस नियम को सदा याद रखना पड़ेगा। जैसे कृष्णः सर्पः गच्छति, विशेष्य और विशेषण, यहाँ पर सर्प जो है वह विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है, वह कृष्ण है, माने काला है। सांप कैसा है, काला है। तो दोनों में एक ही विभक्ति, वचन तथा लिंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कृष्णम सर्पः नहीं होगा, या यहाँ पर कृष्णा सर्पः नहीं होगा, या कृष्णौ सर्पः नहीं होगा। इस प्रकार से विशेष्य तथा विशेषण में एक समान हमको विभक्ति, वचन तथा लिंग का प्रयोग करना है। और उदाहरण है श्वेतम पुष्पम पतति, सफेद फूल गिर रहा है। यहाँ पर श्वेतम की जगह श्वेतः नहीं होगा, या पुष्पम श्वेतम के साथ पुष्पः नहीं होगा। श्वेतम है नपुंसकलिंग में है, तो पुष्पम भी नपुंसकलिंग में। पवित्रा नदी वहती, नदी स्त्रीलिंग है तो पवित्रा, पवित्र को भी हम स्त्रीलिंग में ही लेंगे। इस प्रकार गुण और गुणी में समान विभक्ति, वचन तथा लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब अगला नियम क्या है, संख्यावाची। संख्यावाची शब्दों की विभक्ति, वचन और लिंग संज्ञा पदों के अनुसार होना चाहिए। संज्ञा पद के अनुसार कैसे होगा, तीसरा महिलाः, यहाँ पर हम त्रीणि महिलाः, त्रयः महिलाः नहीं ले सकते, क्योंकि त्रीणि हम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और त्रयः पुल्लिंग के लिए। दूसरा उदाहरण है त्रयः पुरुषाः, यहाँ पर हम तीसरा पुरुषाः नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरा स्त्रीलिंग के लिए है और पुरुषा यहाँ पर पुल्लिंग है, तो त्रयः पुरुषाः। पुस्तकानि के साथ त्रीणि पुस्तकानि, यहाँ पर त्रयः पुस्तकानि नहीं ले सकते, क्योंकि पुस्तकानि नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग के लिए 3 की संख्या को हम त्रीणि कहते हैं। अगला नियम क्या है, आइए जानते हैं। भवत, भवत शब्द का अर्थ यद्यपि आप होता है, तो भी इसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। भवत के साथ आप, उसका मीनिंग आप होता है, हर बार मैं बता चुकी हूँ, आप होता है। इसको हम मध्यम पुरुष में नहीं लेंगे। इस जब भी भवत शब्द का कोई भी वचन आए तो हम उसको प्रथम पुरुष में लेंगे। जैसे भवान भवन, तौ भवन्तः, ये सारे प्रथम पुरुष में तीतः अंति या कोई भी लकार हो, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति लिट लकार भी हो सकता है। तो उदाहरण से समझेंगे, भवान आगच्छन आगच्छति, यहाँ पर भवान आगच्छसि नहीं होगा, क्योंकि भवान के साथ भवत के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं छठवां नियम, शब्द रूप तथा धातु रूपों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। कैसे, जैसे आज छात्रा आचार्यम नंस्यति, न कि छात्रा आचार्यम नमिष्यति, क्योंकि हम पठ धातु का लिट लकार पठिष्यति लेते हैं, परंतु नम का हम नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति लेते हैं, न कि नमिष्यति नमिष्यतः नमिष्यन्ति। अतः छात्रा आचार्यम नंस्यति, नमिष्यति नहीं होगा, नंस्यति होगा। तो हम
शब्द रूप तथा धातु रूपों का भी उचित प्रयोग करना जाने। धन्यवाद।